नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र, जो क्रमशः दो भागों में विभाजित है, भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति और भाग ब समकालीन विश्व राजनीति। तो आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय एक राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय एक राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो हम आपको बता दें कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता जवाहरलाल नेहरू ने बताई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या एक का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द जवाहरलाल नेहरू होगा। जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत में विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की विशेषता बताई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न संख्या एक का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द जवाहरलाल नेहरू होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या दो की ओर। प्रश्न संख्या दो जिसमें कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। तो हम आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श राष्ट्रीय एकता हेतु यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए रखा गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या दो का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द राष्ट्रीय एकता हेतु होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या तीन की ओर। प्रश्न संख्या तीन जिसमें कह रहा है कि कश्मीर के भारत विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। तो इस प्रश्न का जवाब हम पहले से ही जानते हैं कि कश्मीर के भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर राजा हरि सिंह ने किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या तीन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द राजा हरि सिंह होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या चार की ओर। प्रश्न संख्या चार जिसमें कह रहा है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो हम सब भली भांति जानते हैं कि संविधान में भारत के जम्मू कश्मीर नाम के राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या चार का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ जम्मू कश्मीर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या पाँच की ओर। प्रश्न संख्या पाँच जिसमें कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो हम आपको बता दें कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या पाँच का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द न्यायमूर्ति फजल अली होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या छः की ओर। प्रश्न संख्या छः जिसमें कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो हम आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या छः का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द भाषा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या सात की ओर। प्रश्न संख्या सात जिसमें कह रहा है कि 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। यानी कि 1956 में ऐसा कौन दो राज्य है जो द्विभाषी राज्य बना। तो हम आपको बता दें कि वो राज्य जो हैं वो बम्बई व पंजाब है, बम्बई और पंजाब है। तो 1956 में बम्बई व पंजाब द्विभाषी राज्य बने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या सात का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ बम्बई व पंजाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या आठ की ओर। प्रश्न संख्या आठ जिसमें कह रहा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो हम आपको बता दें कि संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या आठ का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब हिंदी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या नौ की ओर। प्रश्न संख्या नौ में कह रहा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई।
तो हम आपको बता दें कि भाषाई आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई, यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसकी रचना सबसे पहले भाषा के आधार पर की गई, तो हम आपको बता दें कि वह राज्य आंध्र प्रदेश है जिसकी रचना सबसे पहले भाषा के आधार पर की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ आंध्र प्रदेश होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो हम आपको बता दें कि भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले नागालैंड नाम के राज्य की रचना हुई। अगर यहीं पे कहता कि सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य की रचना की गई तो हमारा जवाब जो होता वो आंध्र प्रदेश होता, लेकिन यहाँ हमारे प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो हम आपको बता दें कि भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले नागालैंड नाम के राज्य की रचना हुई। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब नागालैंड होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। तो हम आपको बता दें कि गोवा जो है वो भारत संघ का राज्य 1987 ईस्वी में बना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1987 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये जो प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे। तो हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों थे। तो इस प्रकार से हमारा यह कहना सही होगा कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द और ब दोनों होगा। अ यानी कि हैदराबाद और ब यानी कि जूनागढ़। तो स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द और ब दोनों होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि गोवा दमन एवं द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। तो हम आपको बता दें कि गोवा दमन एवं द्वीप में से पुर्तगाल नाम के यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द पुर्तगाल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि देश के विभाजन में कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे। तो हम आपको बता दें कि देश के विभाजन में पंजाब व बंगाल जो हैं अत्याधिक प्रभावित हुए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स पंजाब व बंगाल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हम आपको बता दें कि जिन्ना ने, जिसका पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, तो उन्होंने है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स जिन्ना ने होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। तो हम आपको बता दें कि वह देश रूस है
जिसने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स रूस होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो हम आपको बता दें कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर सन 1966 ईस्वी में हुए थे। तो इस प्रकार से हमारा ये कहना बिल्कुल सही होगा कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 1966 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो हम आपको बता दें कि सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा सन 1975 ईस्वी में बना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 1975 ईस्वी होगा। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो हम आपको बता दें कि विशाल आंध्र आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। तो इस प्रकार से हमारा कहना ये बिल्कुल सही होगा कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ विशाल आंध्र आंदोलन ने होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? यहाँ कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। आपको बता दें कि संघ शासित प्रदेश को ही हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि भारत में वर्तमान में 9 संघ शासित प्रदेश जिसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है सो हैं। तो इस प्रकार से हमारा कहना ये बिल्कुल सही होगा कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 9 होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 जिसमें कह रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो हम आपको बता दें कि तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ तेलुगु होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 जिसमें कह रहा है कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर, सुनिएगा, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो हम आपको बता दें कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य नागालैंड बना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ नागालैंड होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 इसमें कह रहा है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो हम आपको बता दें कि शिमला समझौते पर भारत के इंदिरा गांधी नाम के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर की। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स इंदिरा गांधी होगा। इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 जिसमें कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 जिसमें कह रहा है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि कौन भारतीय व्यक्ति, वह कौन से भारतीय व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो हम आपको बता दें कि वो भारतीय व्यक्ति सी राजगोपालचारी थे जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब सी राजगोपालचारी होगा। ध्यान रहे कि भारतीय व्यक्ति, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो हम आपको बता दें कि सी राजगोपालचारी भारतीय व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब सी राजगोपालचारी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 इसमें कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संविधान
के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो हम आपको बता दें कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ डॉक्टर अंबेडकर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 जिसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स एओ ह्यूम होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची वर्णित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ भाषाओं की सूची होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 जिसमें कह रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हम आपको बता दें कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1953 ईस्वी में बना था। अगर पूछे कि किस भाषा के आधार पर, तो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 ईस्वी में बना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ आंध्र प्रदेश होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 जिसमें कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? यानी कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो हम सभी जानते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य है वर्तमान में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 28 होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 इसमें कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 1953 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 जिसमें कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 35 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब डॉक्टर एस राधाकृष्णन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 जिसमें कह रहा है कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। यानी कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 36 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब भारत छोड़ो आंदोलन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 जिसमें कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी जानते होंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 37 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स पंडित नेहरू होगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और प्रश्न संख्या 38 पे जाते हैं। प्रश्न संख्या 38 जिसपे कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो हम आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 38 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1906 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 जिसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं सभी आदमी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब 1885 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 जिसमें कह रहा है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो हम आपको बता दें कि भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द भारत होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 जिसमें कह रहा है कि
भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 41 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ प्रस्तावना होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो हम आपको बता दें कि वह राज्य उत्तराखंड है, जो उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 42 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द उत्तराखंड होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 43 की ओर, जिसमें कह रहा है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो हम आपको बता दें कि अयूब खान नाम के पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 43 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन श अयूब खान होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो हम आपको बता दें और आप लोग भली भांति जानते होंगे कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 44 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 26 जनवरी 1950 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 जिसमें कह रहा है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो हम आपको बता दें कि शिमला समझौता जो है वो सन 1972 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 45 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1972 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 46 की ओर, जिसमें कह रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 46 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 47 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का यानी कि बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर सन 1966 ईस्वी में किए। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 47 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1966 ईस्वी में होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 2 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। हाँ, आपसे अपील कि अगर आप बीएससीबी 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी हर अपडेट के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, एक और बात कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इतिहास के चैप्टर वाइज अध्याय 1 से 15 तक का इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर देख लें और सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।